लगा, मुझे भी इंडिविजुअली ये चीज़ लगा कि नहीं, इस टाइम पे जो कुर्सी की एक लड़ाई है, ये वो लड़ाई नहीं है कि मुझे एमएलए बनना है या मुझे किसी पोस्ट पे बैठना है। उसके बाद मुझे बुलाया गया, किस हिसाब से कमिटमेंट्स की गई, लेकिन मैं सिर्फ एक बात पे अड़ा रहा, जिस चीज़ के बहुत सारे गवाह भी हैं उस कमरे में जब हमने मुलाकात की थी। मैं सिर्फ एक बात पे अड़ा रहा। मुझे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा, आप बताओ कल को आपको किधर बैठना है, मैं आपको बिठाऊंगा। मुझसे ये भी कहा गया कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं बारामूला से इलेक्शन लड़ चुका हूं, मैं हार चुका हूं, मुझे अब नहीं लगता मैं कहीं से इलेक्शन जीतूंगा। अगर मुझे लगता है कहीं से मैं इलेक्शन जीत पाऊंगा, या मुझे अपनी पार्टी कह रही है आप इलेक्शन लड़े, मुझे लगता है गांधरबल से जीत पाऊंगा, लेकिन उसकी एक शर्त यह है कि अगर आप मेरा वहां पे सपोर्ट करते हैं। मैंने वो चीजें मद्देनजर रखते हुए एक ही चीज कही है, मैंने कहा मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे कोई भी कमिटमेंट आपसे नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कोई इख्तियार नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कोई कुर्सी नहीं चाहिए। उस चीज के आप लोग भी यहाँ पे गवाह हैं, ये साथी यहाँ पे गवाह है। इधर स्टेज लगा हुआ था, उस स्टेज पे उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही थी कि मैंने साइम मुस्तफा से अनकंडीशनली पूछा था, आप बताओ कि आपको कल को क्या चाहिए, आपको किस कुर्सी पे बैठना है। और ये अल्फाज भी दोहराए थे कि साइम मुस्तफा अगर चाहते मुझे ब्लैकमेल कर सकते थे, क्योंकि तब मैं मजबूर था। आज हमारी पार्टी उस हिसाब से है कि मैं कहीं इलेक्शन लड़ने के लायक नहीं था। लेकिन साइम मुस्तफा से मैंने ये बात की, मैंने कहा आप बताइए आप कहां बैठेंगे, लेकिन उन्होंने अपने घर के लिए कुछ भी नहीं मांगा। इस चीज के गवाह मुझे लगता है आप सब लोग हैं, ऑन रिकॉर्ड है, किसी को चाहिए तो मैं वो दे सकता हूं कि उन्होंने कहा कि साइम मुस्तफा ने अपने घर के लिए कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने अगर मांगा सिर्फ अपनी अवाम के लिए मांगा, सिर्फ अपने जम्मू कश्मीर की अवाम के लिए मांगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने स्टेज पे कही कि साइम साहब ने ये कहा कि बीजेपी के मामले में कहीं पे भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और जो 370 और हमारे हकूक की लड़ाई है वहां आप किसी जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो ये ऑन रिकॉर्ड है। स्टेज पे उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही थी कि ऐसे मामला है, लेकिन उसके बाद एक वक्त गुजरता है, हम लोग मेहनत करते हैं, आगे जाते हैं। किस हिसाब से, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स की भी बात कर रहा हूं जिन्हें अपना खून पसीना एक लगा दिया इस जमात को कामयाब करने में। जबकि ये कहा जाता था 25 सीटों से ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं जाएगी, जबकि बीजेपी दावा करती थी कि हम लोग यहाँ पे गवर्नमेंट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ बनाएंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कुछ गलतफहमियां बहुत सारे लोगों को यहाँ पे है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर शायद अलग मिजाज के हैं, शायद अलग हिसाब के हैं, लेकिन वल्लाह मैंने उनकी डेडिकेशन देखी है, किस हिसाब से वो तहे दिल से अभी भी चाहते थे, किस हिसाब से वो तहे दिल से चाहते थे कि नई नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जीते। और इतनी मेहनत उन लोगों ने की है, मैंने वो चीज देखी है। गांधरबल की बात करें, मेरे लड़कों ने, मेरे साथियों ने यहाँ पे इतनी मेहनत की, मुझे पता है रात को ये सोते नहीं थे, रात भर घूमते रहते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों को वो भरोसा इन लोगों ने दिलाया कि नई नेशनल कॉन्फ्रेंस ये जमात है, हमें इस टाइम उमर अब्दुल्ला को गांधरबल से कामयाब करना है ताकि यहाँ बीजेपी की हुकूमत नहीं बने। मुझे पता है अच्छे से, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को भी यहाँ पे उस चीज का सलाम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक बार फिर से जो इस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर 2024 में थे, बहुत ज्यादा उनका दिल तंग हो चुका था, लेकिन एक बार कश्मीर की आवाम ने फिर से भरोसा किया था। मुझे इन लोगों की असलियत पहले से पता थी, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हुए, मुझे भी लगा शायद इन लोगों को अकल आ गई होगी। उसमें यह चीज हुआ जब 370 का मामला हुआ, इनको जेलों में बंद कर दिया गया। पहले तो जेल नहीं कहेंगे, ये बहुत ही अच्छे वीआईपीज वहां पे कोठियों में वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन चलो फिर भी हम मान लेते हैं 6-7 महीना 8 महीना ये लोग बंद रहे। मुझे भी शायद लगा नहीं जो पीछे हुआ, शायद उस चीज से इनको अकल आई होगी, शायद इस चीज से इनको पता चला होगा कि कश्मीरियों पे किस हिसाब से यहाँ पे जुल्म और सितम सहा है, कश्मीरी किन हालात से गुजरा है। आज ये चीज अगर हमारे साथ हो सकती है तो इन कश्मीरियों ने कैसे सहा होगा। मुझे लगा शायद इन लोगों को उस चीज का एहसास हुआ होगा, क्योंकि अब ये जेलों में बंद रहे हैं। जिसका भरोसा, आप खुद सोचिए, मैं इलेक्शंस की पहले की बात कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे गरजता हुआ शेर उमर अब्दुल्ला उस टाइम पे लगता था कि नहीं, जिस हिसाब से ये लड़ेगा, जिस हिसाब से स्टेज पे उमर अब्दुल्ला बयानबाजियां करता था बीजेपी के खिलाफ, जिस हिसाब से मीटर पे उसने बोला कि मैं पानी में फेंक दूंगा, 370 पे मैं लड़ूंगा, स्टेटहुड के लिए मैं लड़ूंगा, कश्मीर के अवाम के लिए मैं लड़ूंगा, किसी जगह कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। शराब को दुकानों पर उसने बात की कि अगर बीजेपी ने यहां कुछ दिया तो शराब की दुकानों के अलावा कुछ भी नहीं दिया। लेकिन अफसोस की बात आप देखिए, आज की डेट में मुझे कोई शर्म यहां पे नहीं इस बात में बोलने को आ रही है। जिस चीज को मैं बब्बर शेर समझता था, वो आखिरकार एक भीगी हुई बिल्ली के ज्यादा और कुछ भी नहीं निकला। मैं इस चीज का गवाह हूं। मैंने इस पार्टी में जाके, आप देख रहे हैं, मैं पिछले 1 साल से साइलेंट हूं, मैं चुपचाप हूं। मैं मॉनिटर कर रहा था इस पार्टी की पॉलिसीज क्या है, मैं अच्छे से मॉनिटर कर रहा था, मैं देख रहा था कि इस पार्टी की पॉलिसीज क्या है, और मैं लास्ट में एक ही नतीजे पे पहुंचा हूं, इस पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ गजब किया है। ये पार्टी वाले अभी भी नहीं सुधरे हैं। इनको अगर चाहिए सिर्फ इख्तियार की भूख है,
और कुछ भी नहीं। ये मैं आपको दावे के साथ बताता हूं, मैंने बंद कमरे में इनके साथ बातें की है। मैंने इनको बार बार इस चीज का एहसास दिलाया है कि यहां पे लोग मर रहे हैं, लोगों ने आपको वोट किया, आपको फिर लोगों के लिए अंदर आना है, आपको फिर अवाम में आना है, लोगों ने आपको यहां वोट किए हैं। मैंने ये बात भी उमर अब्दुल्ला से कही है कि आपने गांधरबल में अपनी टोपी उतारी थी, लोगों से वहां पे भीख मांगी थी आपको जिताने के लिए। आज वही लोग गांधरबल में मर रहे हैं, आज आपके वर्कर मर रहे हैं, आज आपके वो वर्कर बहुत ज्यादा परेशान है। उस हिसाब से भी मैंने बात की। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को ये बात बताना चाहता हूं। मुझसे जवाब वहां पे ये गया, मैंने ये बात कही, मैंने कहा कल को ये वर्कर आपके लिए खड़े नहीं होंगे, ये वर्कर वहां पे इस टाइम पे दिल तंग हो चुका है, ये भाग जाएंगे। मुझे जवाब दिया जाता है 10 चले जाएंगे तो 20 और आ जाएंगे। ये मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूं। इस चीज का मैं बात आप बोले, मैं उमर अब्दुल्ला के लाल चौक बाजार में, बीच बाजार में उसके साथ इस बात को बात बोलने के लिए तैयार हूं कि मुझे बोला गया था 10 जाएंगे तो 20 और आ जाएंगे। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन वर्कर्स की हालत है, उनके बारे में उमर अब्दुल्ला बात कर रहा है जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स ने खून अपना लगा दिया इसको फिर से चीफ मिनिस्टर बनाने में। बात यहीं पे नहीं रुकी। मैंने वक्तन फवक्तन, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, वक्तन फवक्तन इस बात की लड़ाई का एहसास दिलाया, याद दिलाया। मैंने ये बात भी वहां पे की। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब बात हद से गुजर गई, मैंने एक मिनिस्टर के साथ बात की है जम्मू में, ऑन कैमरा बता रहा हूं, नाम अभी नहीं बताऊंगा। मैंने एक मिनिस्टर के साथ बात करके ये बोला है, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं, क्या आप सीएम साहब को ये चीज नहीं बताते? इस टाइम पे जो कश्मीर के हालात हैं, आप लोग अपनी कुर्सियों पे मजे कर रहे हैं, आप उस लड़ाई को भूल गए हैं। वल्लाह अल्लाह इस चीज का गवाह है। मुझे वो मिनिस्टर उठ के कहता है कि साहिम साहब आप ही सीएम साहब को बताइए ना, आप उठे, मैं अलग 1 लाख बंदा जमा करूंगा, मैं इसको बता रहा हूं। लेकिन ये उस चीज से टस से मस नहीं रहा, बोलता है चलाओ यार, चलाओ गवर्नमेंट चलाओ, चुपचाप बैठ के चलाओ। अब हम भी चुपचाप बैठ के चला रहे हैं। अब नाम चाहते हैं, अगर कोई इस चीज का डिनाई करेगा, मैं इसका हवाला भी आप लोगों को दूंगा। वक्त आने पे बहुत सारी चीजें इधर खुलेंगी, क्योंकि इनसे अंदर जाके मैं वाकिफ हूं। एक बहुत बड़ा शोशा इस टाइम पे चल रहा है सोशल मीडिया में कि नहीं जी वहां ट्रांसफर्स के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। बिल्कुल ये बात गलत नहीं है, 100% ये बात सही है। मुझे खुद एक एमएलए ने, मेरे एक दोस्त ने एक एमएलए के साथ बात की, एमएलए को उसने बोला कि मेरा ऐसा काम है। उसने कहा जनाब वहां पे बैठे मिनिस्टर्स एक रकम के बगैर बात ही नहीं करते हैं। वहां पे बैठे मिनिस्टर्स, हम अंदर जाते हैं, हमें तो अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती है। अल्लाह गवाह खा के कहता हूं, मैं आपको एक वाकया बताता हूं, बिल्कुल मुख्तसर में, थोड़ा लंबा जा रहा हूं क्योंकि अंदर से सीना फटने को आया है। पिछले 1.5 साल से जो चीजें मैं देख रहा हूं, मुझे एक एमएलए फोन करता है, मैं अपने घर पे अंदर बैठा हुआ हूं, वो मुझे फोन करके बोलता है कि जनाब अली आप ठीक है? मैं बोलता हूं जनाब मैं ठीक हूं। ये पहले दिनों की बात है, 2-3-4 महीने पहले जब इलेक्शंस हुए थे। वो मुझे कहता है मुझे उमर साहब का नंबर चाहिए। मैं कहता हूँ जनाब आप एमएलए हैं, आपको उमर साहब का नंबर? कहता नहीं जनाब मुझे उमर साहब का नंबर, मैंने अपने साथियों के साथ डिस्कस किया, मेरे जो दोस्त हैं। कहता नहीं जनाब मुझे नंबर नहीं है। मैं नंबर फॉरवर्ड करता हूँ, उमर अब्दुल्ला तब गुजरात गया हुआ था। ये मुझे एमएलए वापस फोन करके बोलता है जनाब मैं इसको मैसेज करूं या मैं इसको डायरेक्ट कॉल करूं? मैंने कहा एमएलए साहब आप लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हो, आप मुझे पूछ रहे हो मैं मैसेज करूं, इतना क्या आप डर रहे हो? कहता है नहीं कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा डायरेक्ट कॉल करना। 10 मिनट हो गए, मैंने सोचा क्या पता मैं देख लूं मैसेज किया है या कॉल किया है। 10 मिनट के बाद इस एमएलए को मैं फोन करता हूं, मैं इसको बोलता हूं जनाब क्या बोला आपने अपने मसले के रिलेटेड? कहता है जनाब वही वापस परवाश उनके बकर में तोड़ एक आत्मशन बासा जान विकस। ये माहौल नेशनल कॉन्फ्रेंस में है। एक बादशाह वहां पे बैठा हुआ है, एक बादशाह का एक राज बैठा हुआ है, जहां पे लग रहा है कि नहीं ये जम्मू कश्मीर की जितनी सारी आवाम यहाँ पे, हमारे गुलाम यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब कोई काम की बात करता है, जब किसी भी मसले की बात करता है, तब यहाँ पे उमर अब्दुल्ला कहता है नहीं जनाब मेरा कोई सुनता नहीं है, मैं जनाब यूटी में हूँ, मेरा कोई काम करता नहीं है, मुझे आगे कोई सुनते नहीं है, मुझे